आज के जो विषय है वैदिक विज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन, और विषय सभी के श्रोतागणों को पहुंच ही गया है। लेकिन इसके जो मूल जो हमारी परंपरा है उसको वो सार्वदेशिक है और सर्वसमावेशी है। वैदिक परंपरा को का जो चिंतन जो हमारी लोक में भी व्याप्त है ये, और वो कैसे सार्वदेशिक और सर्वसमावेशी है, इसमें मैं थोड़ा सा एक कृष्णमूर्ति जी का एक महावाक्य है वो मैं रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा, इन फ्रीडम देयर इज ऑर्डर। स्वतंत्रता में व्यवस्था स्वतः निहित है। दूसरा वो कहते हैं कि फ्रीडम इज एट द वेरी बिगिनिंग नॉट एट द एंड। तो जो प्रारंभ है, जो ज्ञान अवतरित होता है, वो ज्ञान अवतरण की जो मूल क्वालिफिकेशन है चित्त के अंदर, वो यही है, वो पहले मुक्त हो। और मुक्त का मतलब है किसी भी तरह की बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और अगर बंधन है तो वो क्रिएशन नहीं हो सकता, रचनात्मकता नहीं आ सकती। ये एक बात है। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बगिया जो निर्मित हुई है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, वो उनका जीवन पूर्व में क्या था वो सभी को विदित है। वो हाई कोर्ट में अधिवक्ता थे और उनकी रोडिंग प्रैक्टिस थी। कहते हैं 1 लाख रुपए समथिंग लगभग उनको मिल रहा होगा। और जब उनकी सफ़ेद बग्घी जाती थी श्वेत वस्त्र में, तो लोग किनारे खड़े होकर के देखा करते थे। एक दृश्य था। उस प्रैक्टिस को छोड़ करके क्या उनके दिमाग में आया कि शिक्षा के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जबकि उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज भी था, अंग्रेजों के स्थापित किए हुए। 1861 में उनका जन्म होता है, और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रथम तो हम नहीं कहेंगे, हम तो जब से भी हमारे ऊपर किसी भी तरीके का अटैक हुआ, हमने प्रतिरोध किया है, और हमेशा से हम उसको आंदोलनकारी रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, तभी हम लोग यहाँ पर हैं। तो ये जो मनीषी जो हैं, चाहे आशुतोष मुखर्जी हो, मालवीय जी हो, उनके अंदर क्या आया कि प्रयाग में जब वो स्नान कर रहे हैं, अचानक से आया कि हमको काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। एक अधिवक्ता इस डायरेक्शन में आता है, और दूसरी ओर आशुतोष मुखर्जी, जो बहुत अभी डिटेल में हम उनके बारे में बताएंगे, बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, और वो हाई कोर्ट के चीफ न्यायाधीश भी थे। वो विधि में क्यों जाता है? एक विधि का व्यक्ति इधर आता है, और उसको विधि की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या चीज है, क्या उनको आंदोलित कर रही है अंदर से, जो कि एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जा रहे हैं, और अपना सर्वस्व त्याग करके, छोटा मोटा नहीं, वो उनकी उस त्याग की जो उन्होंने पीड़ा से, भारत का अमृत महोत्सव है, तो जो पीड़ा उनके चित्त के अंदर पूरे थी, उसको मैं थोड़ा सा उजागर करना चाहूँगा। नाम रामनाथन जी ने लिया, हमारे कुलगुरु जी ने भी लिया, नोट ऑफ डिसेंट का। प्रोफेसर, उसी का ही मैं यहाँ से कुछ पढ़ना चाहूँगा नोट ऑफ डिसेंट से। प्रोफेसर हैमिल्टन बोलते हैं कि
आई हैव, मालवीय जी बोलते हैं इसमें कि मिस्टर हैमिल्टन डज नॉट स्टैंड अलोन इन दिस व्यू। उनका व्यू क्या है कि द Asiatic have long been regarded as intensely conservative, unprogressive, needing the help and guidance at Western nations for the maintenance of law and order, and even with their assistance being with difficulty persuaded to adopt the modern aims and methods associated with economic progress. ये उनका व्यू था वेस्टर्न लोगों का, और ये रॉन्ग नरेटिव है जिसमें कि मालवीय जी कहते हैं कि मिस्टर हैमिल्टन डज नॉट स्टैंड अलोन इन दिस व्यू। इन द कोर्स ऑफ माय वर्क कनेक्टेड विद दिस कमीशन, I have repeatedly been reminded of the erroneous notion which many a European holds that India is and must remain a mainly agricultural country. कहते हैं कि ये mainly agricultural country क्यों रहा जाए, और agricultural country बनाने में किसका योगदान रहा है ये भी आगे उन्होंने अपने नोटा प्रेजेंट में लिखना पड़ा। और ये 63 पेज का नोटा प्रेजेंट है। दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर बाय नेचर एंड ट्रेडिशन डेफिशिएंट इन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड कमर्शियल इंटरप्राइज, एंड दैट दीज क्वालिटीज आर इनहेरेंट इन द नेशंस ऑफ द वेस्ट। तुम लोगों के अंदर क्वालिटी ही नहीं, सारा कुछ तो वेस्ट में ही है। It is necessary to combat this notion. For it vitiates the judgment regarding the capacity of Indians. ये उनका मालवीय जी का कहना है। It is also necessary for a proper appreciation of the present industrial condition of India and the possibilities of its future development, that the facts and circumstances of the past should be correctly known and appreciated. I must therefore refer a little more fully to economic history of India and of the industrial revolution of England, which has greatly affected that history. So, इस चीज को इतना जब कोई 63 पेज का नोटा प्रेजेंट लिखता है, 2-4 पेज लिखने में हमारी तो हालत खराब हो जाती है, और इतने क्या वजह रही है। और जब मैं इसको पूरा मैंने पढ़ा तो मुझे उसमें लगता है कि हमारा जो बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज है जो खुला हुआ है उसमें ये नोटा प्रेजेंट की देन है। तभी जाकर के, नहीं तो वो लोग खोलने ही नहीं दे रहे थे कि आप उच्च शिक्षा के अधिकारी ही नहीं। तो फिर उसको करने के लिए इन्होंने कहते हैं कि इंडिया इज ए मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एग्रीकल्चरल कंट्री। एज रिगार्ड्स आयरन मैन्युफैक्चरर्स, प्रोफेसर विल्सन ने कहा, इन्होंने आर्गुमेंट में बोल रहे हैं कि कास्टिंग आयरन इज एन आर्ट दैट इज प्रैक्टिस्ड इन दिस मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, दैट इज इंग्लैंड, ओनली विद इन ए फ्यू ईयर्स। ये कथन किसे वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, उन अंग्रेजों के कथन से ही उनको तर्क देते हुए। एंड द हिंदूज हैव द आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग आयरन, ऑफ वेल्डिंग इट and of making steel, and have had these arts from time immemorial. Time immemorial word इसको ध्यान देने की बात है। और तो ये हमारा पास्ट रहा है। और आगे मैं एग्रीकल्चरल बीच में वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई, तो उन्होंने कहा इट वाज दिस ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी दैट lured the traders of Europe to India. आप ही को जो हमारा इतना प्रॉस्पेरिटी थी उसी के कारण से आप लोग यहाँ पर आने को उत्सुक हुए। जब हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं, इंडस्ट्री कुछ थी ही नहीं, तो आने की क्या है। तो फिर वो और एग्रीकल्चरल मेनली कंट्री बनाने में ये रहा है कि जब बाद में इसमें आर्गुमेंट्स वगैरह आप देखेंगे, हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि विषय कुछ और है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वहाँ की उस समय की, ये काफ़ी रिच थी और उसमें
ये लिखते हैं कि हाउ इंडिया केम टू एन एग्रीकल्चर एट एन अर्ली पीरियड ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश वीवर्स हैड बिगन टू बी जेलस ऑफ द बंगाल वीवर्स whose silk fabrics were imported into England, and so not only were Indian manufacturers shut out from England. So ये कि यहाँ पे जो वीविंग है तो कह रहे हैं कि आपने तो हम ही और जो हमारा इंडियन जो वैल्यूज है एज अवर मैकेनिकल इंजीनियर्स आर टू प्ले ए ग्रेट पार्ट इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इट सीम्स टू बी हाईली डिजायरेबल दैट दे शुड कंबाइन कल्चर एंड करेक्टर विद एक्सपर्ट नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल एंड देन फाइनली इन कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनका इस So finally, he says that I beg to record my opinion. Sir Frederick Nicholson का उद्धरण करते हुए बोलते हैं, I beg to record my opinion that in the matter of Indian industries, we are bound to consider Indian interests firstly, secondly, and thirdly. I mean by firstly that the local raw products should be utilized. By secondly that industries should be introduced, and by thirdly that the profile of such industry should remain in the country. So स्वदेशी की जो बात है कि जो हमारा प्रॉस्पेरिटी का कम होने की बात है कि हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल है सारा विदेश में गया और जानबूझ करके एक रॉन्ग नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की गई कि हम हमारे रैशनल थिंकिंग नहीं है और हमारे पूर्व के जो स्पीकर्स हैं उन्होंने ये स्थापित किया है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक हैं उन्होंने किस तरीके से देन आफ्टर इफ मेजर्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन दिस स्क्रिप्ट इंडिया विल बिकम प्रॉस्परस एंड स्ट्रॉन्ग एंड सो तो इंडिया को प्रोग्रेस करने में जो आज भी उसी 100 वर्ष बाद हम लोग स्वदेशी की बात कर रहे हैं और मेक इन इंडिया की बात हम करते हैं तो उसके लिए हमको अपने स्व को पहचानने की बहुत आवश्यकता है और स्वावलंबी बनने के लिए आवश्यकता है। चाहे आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो और जब तक आपका एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ एंड उसके बेसिक नो हाउस आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। एक तो ये दूसरी ओर एक और संघर्ष की कहानी आशुतोष मुखर्जी जी की जो कि उस समय अभी स्टार्टिंग में हमने बताया कि वो मैथमेटिशियंस थे फिर उन्होंने स्टार्टिंग में ही उनको 1914 में पहले भारतीय इन्होंने विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वे 4 बार एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए जो उनके समय तक सोसाइटी के इतिहास में एक रिकॉर्ड था। एक गणतज्ञ होते हुए भी
मुखर्जी जी स्वतंत्रता से पहले भारत के सबसे प्रमुख कानूनी सलाहकारों में से एक थे एंड वो एक अत्यंत सफल वकील थे। न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय में उनके फैसलों का आज भी श्रेष्ठ फैसलों के रूप में उदाहरण दिया जाता है। एक कुलपति के रूप में जो एक उन्होंने संघर्ष किया वो ये है कि उनकी पहली प्राथमिकता थी कि विज्ञान और कला में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की जाए, लेकिन सरकार ने उसका कड़ाई से विरोध किया। कहा कि हम आपको कोई कुछ भी फंडिंग नहीं देंगे, आपको स्वयं फंडिंग लानी है तो ले आइए। अपने इस कदम के लिए वे किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आशा नहीं कर सकते थे। यद्यपि सभी कठिनाइयों के बावजूद मुखर्जी ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। वे अपना ये लक्ष्य तारकनाथ पालित और रास बिहारी घोष के तुरंत मिले सहयोग से प्राप्त कर सके। तारकनाथ पालित ने विश्वविद्यालय को रसायन और भौतिकी में प्रोफेसर के एक पद के लिए शुरू में रुपए 13.66 लाख का अनुदान दिया। पालित ने विश्वविद्यालय को भूमि का एक टुकड़ा और एक रिहायशी इमारत भी दान में दी। प्रथम पालित प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय थे और जिन्होंने सन 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपना सेवानिवृत्ति ले ली थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही और 1917 में शुरू में जैसे चंद्रशेखर वेंकट रमन का उद्धरण किया गया, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन बहुत ही कम आयु में 18-19 वर्ष की आयु में कलकत्ता आ गए थे और वो फाइनेंशियल सर्विसेज में थे। लेकिन फिर जब एक बार वो भ्रमण कर रहे थे तो इन्होंने एक बोर्ड देखा, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, और वहाँ जाकर के उन्होंने कार्यशाला देखी और वहाँ के लोगों ने कहा कि उन्होंने उनसे कहा कि निवेदन किया कि मैं शाम को आकर के यहाँ पर कुछ शोध करना चाहता हूँ। तो उनको वो चूँकि ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट था, तो ऑप्टिक्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे पुराने रखे हुए, उसी को ठीक करके और उस पर शोध कार्य प्रारंभ किया। और हमको एंड उसके बाद 1917 में आशुतोष मुखर्जी जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनको पालित प्रोफेसर के लिए आमंत्रित किया और वहाँ पर वो प्रोफेसर रहे और बाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन साइंस से वो जुड़े रहे और वहीं पर उनको रमन इफेक्ट उन्होंने खोज की 28 फरवरी 1928 को। और लेकिन आप ये देखिए कि 1917 में जब वो ज्वाइन कर रहे थे तो आधी उनको वेतन मिल रहा था, आधा जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो सर्विस थी उसका त्यागपत्र देने के बाद। तो ये जो लगन है हमारे वैज्ञानिकों में उसको कि आप सरकार से अनुदान नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, सरकार से अनुदान नहीं मिल रहा है, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, लोगों से ले करके करेंगे, भीख मांग करके करेंगे। महामाना जी ने किया। आशुतोष मुखर्जी जो हैं वो कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने ही लोगों से प्राप्त करेंगे, लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई होगी, प्रोफेसर्स को हम वहाँ पे लाएंगे। तो उसकी देन है कि प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे लोग बाग उत्पन्न होते हैं, उसी यूनिवर्सिटी से चंद्रशेखर वेंकट रमन पैदा होते हैं और बाद में वहाँ पर मेघनाथ साहा, SN बोस और SK मित्रा जैसे प्रोफेसर्स इसी अनुदान से आगे हुए, उनको घोष स्कॉलरशिप बोलते हैं, और आगे इन्होंने किया। तो ये एक बात इनको आशुतोष मुखर्जी के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि मैथमेटिकल सोसाइटी में इनको पहली बार ही लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया था और वो एक फर्स्ट इंडियन थे, जो एक विशेष ऑनर था रामानुजन से पहले। और काफ़ी लोग तो ये कहते हैं कि हमने एक मैथमेटिशियन खो दिया, लेकिन उस समय देश की जिस विरोध देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है। तो वहाँ पर आप मैथमेटिक्स पे शोध करें कि या पूरा मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें सारे लोगों का, और जिसमें कि नए वैज्ञानिक पैदा हों, तो उन्होंने अपने उसको स्वाह को आगे लाने के लिए, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़े, उसके लिए
हमारे महामना जी अपनी रोरिंग प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, आशुतोष मुखर्जी अपना सब कुछ त्याग करके मैथमेटिकल जो उनकी बेसिक रिसर्च है, कोई अपने फील्ड नहीं छोड़ना चाहता है रिसर्च की, कहता है कि हम दूसरी फील्ड में नहीं जाएंगे, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया नया एरिया क्यों पकड़े, क्योंकि हम पहले ही पुराने एरिया में रहेंगे जिस बिकॉज इट इज सेफर। लेकिन ही हैज लेफ्ट दैट और आगे जा कर के वो पूरे उसमें आपके एक नहीं कई वैज्ञानिक पैदा होते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या चीज़ है जो उनको ये सब, क्या ड्राइव है जो कहती है कि भाई धन भी आगे नहीं आ रहा है, क्या और भी नहीं आ रहा है, और जो रिसर्च हो रही है वो हम इसमें गिराने की बात नहीं, नाम ही बहुत है, नाम के आगे उन्होंने क्या क्या एस एन बोस ने क्या किया है उसको तो सबकी अपनी अपनी एक गाथा है और पूरी एक अलग ही चैप्टर है। तो वो कैसे ये सब उत्पन्न हो गए उस कालखंड में, ये एक बहुत बड़ी सोचने का विषय है। हम लोगों को इस समय भारत के अमृत महोत्सव में उस दर्द को अंदर महसूस करने की आवश्यकता है और जब दर्द अंदर आएगा और उस दर्द को किस तरीके से हमारे मनीषियों ने उसके लिए कुछ उसका इलाज किया, उसकी न्यू डायरेक्शंस हमको मिली हैं, उस डायरेक्शन को प्राप्त करने की पुनः आवश्यकता है। पुनः इसलिए आवश्यकता है क्यों हम ये पुराने पास्ट को याद कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इस समय पूरा विश्व आपको देख रहा है। हमने शुरुआत में ही कहा है कि हमारे जो रिसर्च है या वट एवर द थिंकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट ही फ्रीडम से होती है। बिना जब तक हम फ्रीडम नहीं अंदर माइंड में है, वी कैन नॉट कल्टिवेट एनी न्यू थिंग्स, और कोई भी चीज़ क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि मुश्किल क्या, नया हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी जो भारतीय वैज्ञानिक परंपरा है वो खंडात्मक नहीं है, समग्रता लिए हुए है, समग्र चिंतन लिए हुए है, इसीलिए वो यहाँ से लेकर के वो वसुधैव कुटुंबकम तक जाता है। हमें एकदम से विज्ञान का तो नहीं, राजनीति के उसमें हमको तुरंत स्मरण आ रहा है, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि एकात्म मानववाद की जो स्थापना जो दी है हमारे पंडित उपाध्याय जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, तो वो यही है, चेतना का एक विकास है, चेतना का अपने व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक, और जो अपने स्व को, अपने मी को हटा देता है, अपने मैं को हटा देता है, तभी जाकर के ये चीज़ आती है। और वसुधैव कुटुंबकम मीन्स, और स्वामी विवेकानंद में हम उद्बोधन इंट्रोडक्शन में हम उद्घाटन सत्र में हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सारा कुछ साइंस जो है वो अल्टीमेटली एंड हो जाएगी जब हम यूनिटी में पहुंच जाते हैं। एक यूनिफाइड थ्योरी हो गई, फिजिक्स एंड हो जाएगी, एक एलिमेंट में पहुंच गए तो केमिस्ट्री विल एंड दैट। तो बेसिकली फाइनली हम यूनिटी की ओर जा रहे हैं, और वो यूनिटी एकत्व की जो बात है, उस एकत्व में ही है सारा कुछ। और तो उस चीज़ को हमको पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम पूरे अपने ही देश को नहीं, अपने देश की तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी ही है, और वो हम तब तक नहीं बढ़ा सकते। हमारा तो खुद का एक्सपीरियंस है कि इवन थ्योरेटिकल आप वर्क कर रहे हो, और जब तक आप सॉफ्टवेयर पे बेस्ड रहेंगे, आप अपना कोई फंडामेंटल रिसर्च नहीं कर सकते, उसकी कोडिंग खुद करनी होगी। आप सारा FEM में एनालिसिस पे बेस्ड रिसर्च करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू फंडामेंटल से जाकर के, इक्वेशन से लेकर के, और उसको आप कोड डेवलप करेंगे, तभी जाकर के सारे कंट्रोल होने चाहिए। CV रमन साहब जो है ने जो रिसर्च की है, एक और इनका पहलू है कि हमारे म्यूज़िक के में इनका बहुत बड़ा योगदान है। संगीत में जो उन्होंने बताया, जो वेस्टर्न परकशन जितने भी ड्रम्स हैं वो तो म्यूजिकल है ही नहीं, और प्रूव किया हुआ है। और जो इंडियन परकशन है, तबला हुआ, मृदंगम हुआ, उसकी पूरी एनालिसिस, और उसका एक अथॉरिटी है म्यूज़िक में,
मुझे लगता है कि उन पेपर्स को पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ यूट्यूब पर उनके स्वयं उनकी वाणी में लेक्चर भी हैं इसी इंडियन परकशन सिस्टम में। मुझे लगता है कि उसको ज़रूर सुनना चाहिए और वो बेसिस है आप इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स को साइंटिफिकली जो एनालिसिस की हुई है, उस साइंटिफिक एनालिसिस को, जो वाइब्रेशंस की जो एनालिसिस की है, एकॉस्टिक्स की, उसको आधार बना करके आप इंडियन म्यूजिकल सिस्टम, कोई न्यू सिस्टम आप डिज़ाइन कर सकते हो। खासतौर से मृदंगम के जो इनर सर्किल है उसका कितना मोटाई होनी चाहिए और नोट्स सुर जो हमारे जो है म्यूजिकल सिस्टम के, तो वो जो म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा जिनको ज्ञान है वो उस क्षेत्र में फिजिक्स को और म्यूज़िक को कैसे कंबाइन किया हुआ है वो एक विशेष चीज़ है और उनका एक विशेष इंटरेस्ट था। और एक बार तो और हम उसी में ही हम देख रहे थे कि यंत्र बनाया उन्होंने, वायलिन की डिफरेंट स्पीड्स और नोट्स पर आधारित जो ग्राफ खींचा है, मार्वलेस वर्क और वेरी वेरी इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने अपनी लैब में ही बनाया था। और आज सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे, सुनने में आया कि मुरली मनोहर जोशी जी बताते हैं कि वो तो उनके दादा गुरु सीवी रमन थे। तो एक बार वो उनके जो गुरु थे वो बता रहे थे कि उनके भ्रमण करने जब उनके लैब में आए तो देखा कि भाई लैब तो वर्कशॉप कहाँ है, कहा वर्कशॉप तो नहीं है। बड़े गुस्सा हो गए कि वर्कशॉप नहीं तो फिजिक्स क्या, आप तो फिजिक्स बिना वर्कशॉप के फिजिक्स कर रहे हो। तो ये एक चीज़ तो आपके उसके मापन कैसे करेंगे, मेजरमेंट्स कैसे करेंगे, क्वांटिफाई कैसे करेंगे फिजिक्स को के सिद्धांतों को आपको प्रूव करना है एक्सपेरिमेंटली। तो इस टाइप की जो, और वो जब आपके कंट्रोल में रहेगा तब आप मुक्त हैं, आप शोध के क्षेत्र में मुक्त हैं। और ये जो चीज़ है इसमें जो हमारे मनुष्यों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो किया है उसको एक बार पुनः मुझे लगता है कि विषय बहुत अच्छा समय है। 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं और 75वें वर्ष के बाद अभी से हम लोग अगर प्रारंभ करते हैं तो जब 100वां वर्ष हम मनाएंगे तो एक हमारी दिशा ही अलग होगी। और हम हमेशा से विश्व गुरु जो रहे हैं वो ज्ञान की परंपरा से ही रहे हैं, ज्ञान हम देने के लिए रहे हैं और ज्ञान यहाँ सर्जित होता रहा है नया नया। रामानुजन साहब, आहा क्या बात है, वो विरला व्यक्ति हमको दिखाई पड़ते हैं। एक छोटे सी उम्र में उनके बीए नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में ही लगे रहते हैं, बाकी विषय छोड़ देते हैं, उनको बीए नहीं है। फिर घर की स्थिति बहुत ही खराब और उसमें उनको खाने पीने के लिए भी दुविधा है। फिर लेकिन और लोगों ने लगन उनकी देखी मैथमेटिक्स में तो उनको आगे लेकर के गए, क्या बीए नहीं, क्या कोई बात नहीं, क्लर्क थे, लेकिन उनका वर्क इतना ज़्यादा अच्छा था। वो आपको प्रोफेसर हार्डी की कहानी मालूम है और उस पर एक पिक्चर भी है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, उसको देखें आप लोग। और वहाँ पर वो जब वो प्रोफेसर हार्डी के पास जाते हैं और वहाँ उनके जो सहयोगी हैं लिटिलवुड, उनके पास वो लोग कहते हैं कि भाई इसका प्रूफ क्या है। का प्रूफ तो नहीं, हम तो थ्योरम्स देते हैं। ही वॉज सीइंग द ट्रुथ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस एंड बस वो इक्वेशंस उनको दे दिया और जो इक्वेशंस दे दी उसके प्रूफ जिसने कर दिया उसको पीएचडी हो गई, रामानुजन साहब का। क्या मार्वलेस काम है नंबर सिस्टम में। उस व्यक्ति को फॉर्मल बीए की डिग्री मिली है लंदन से, लेकिन वो रिसर्च के आधार पर उनको बीए की डिग्री दी गई है, वो इसमें नहीं है। तो उन्होंने लिटिलवुड ने और प्रोफेसर हार्डी ने कहा डोंट वरी, प्रूफ हम देंगे। यानी उसकी जो आप सिद्धांत आप बता रहे हो, आपको जहाँ से भी आता है, बाद में उन्होंने उनसे कहा कि आप मानेंगे नहीं, मुझे तो देवी के द्वारा ये सारी इक्वेशंस दिखाई पड़ती हैं। वो क्या प्रक्रिया है भारत की ज्ञान परंपरा की कि उसको देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर रिसर्च की भी आवश्यकता है कि जहाँ उनको साक्षात सत्य के दर्शन होते हैं और उस सत्य के दर्शन को वो इक्वेशंस फॉर्म में लिखते हैं।
और लास्ट बेड में जब वो हैं और मृत्युशैया पर बैठे हैं, जनवरी में, अप्रैल में उनका देहांत होता है, उसमें मॉक थीटा फंक्शन उन्होंने दिया। और वो मॉक थीटा फंक्शन 100 वर्ष बाद उसकी मालूम है क्या उपयोगिता है उसको, कैंसर के जो ड्रग को कैसे अपने डिलीवरी के लिए दिया जाए, वो एक बहुत ही मार्वलेस वर्क है। और ब्लैक होल की थियरीज में मॉक थीटा फंक्शन का प्रयोग होता है। 100 वर्ष पहले ही जो आगे की रिसर्च हो रही है उसको देख लेना। ऐसी मनीषी, ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा, ऐसी वैदिक ज्ञान परंपरा, उस ज्ञान परंपरा से मुझे लगता है कि अपने माइंड को अलाइन करने की आवश्यकता है। आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है, जस्ट आप उसको अलाइन कर लीजिए। और मुझे लगता है कि अगर हम अलाइन कर लेंगे, और अलाइन हम तभी करेंगे जब पहले हम ये जाने कि वास्तव में ये बहुत एक विशेष है जो कार्य हमारे पूर्वजों ने किया है, और उसकी जो इतिहास है, उस इतिहास को से एक बार पुनः गुजर जाने की आवश्यकता है। आप वो पुनः गुजरेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, और फिर तो बस कुछ नहीं है, हम तो फिर हम ही हम हैं और कोई नहीं। हमारे उसमें स्वामी हमें इस समय जो अद्वैतवाद के शंकराचार्य जी, आज शंकराचार्य जी, उनका आता है कि स्व क्या है, बोलते मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च भ्रूमि भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा सता शिवाहम शिवा। तो कॉन्शसनेस जो है, यही है जो एक ज्ञान, उसमें जो ज्ञान स्वयं में निहित है, चेतना में, और वो खुद ज्ञान में है। उसको बस अलाइन करिए एंड यू विल गेट द होल नॉलेज। एंड इसी के साथ ही मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ।